एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में फाल्गुनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। फाल्गुनी के माता पिता बहुत गरीब थे और एक सेठ के खेत में मजदूर बनकर काम किया करते थे। जमीन जायदाद के नाम पर उनके पास केवल एक छोटी सी झोपड़ी थी। फाल्गुनी के माता पिता फाल्गुनी से बहुत प्यार करते थे और फाल्गुनी भी अपने माता पिता को उतना ही सम्मान देती थी, परंतु उसके घर के बाहर कोई भी उसे पसंद नहीं करता था और उसका कारण ये था कि फाल्गुनी का रंग बहुत ही ज्यादा सांवला था, जिस वजह से लोग उसे ताने दिया करते थे और उसे तरह तरह के नामों से बुलाया करते थे। समय इसी तरह बीत रहा था। एक दिन फाल्गुनी अपने माता पिता से बात कर रही होती है। माँ, मैंने गांव के मुखिया के मुंह से सुना है, टीवी में दिखा रहे हैं कि हमारे गांव में कुछ ही दिनों में बाढ़ आने वाली है, क्योंकि हमारा गांव नदी के सबसे पास है और नदी में पानी का स्तर बहुत ऊपर पहुंच चुका है। हाँ, सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है। ना जाने अब हमारे इस गांव का क्या होगा। अरे, इस गांव में सबकी हालत हमसे बहुत अच्छी है। वो लोग कहीं न कहीं रहने का बंदोबस्त कर ही लेंगे, पर हमारे पास कुछ नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। पापा, हम चाचा जी के यहाँ चलते हैं। उनका तो शहर में अच्छा खासा घर है और वो तो हमसे प्यार भी कितना करते हैं। पिछली बार जब आए थे तब मेरे लिए कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ भी लेकर आए थे। फाल्गुनी के माता पिता को फाल्गुनी की बात ठीक लगती है, इसलिए वो अपने घर में से कुछ जरूरी सामान उठाकर गांव से निकल जाते हैं और फिर कुछ ही दिनों में शहर पहुंच जाते हैं। शहर पहुंचकर वो किसी तरह अपनी मंजिल भी ढूंढ लेती हैं। अरे दीदी, जेठ जी, आप दोनों अचानक यहाँ कैसे? हाँ मीनाक्षी, वो हमारे गांव में बाढ़ आने वाली है। गांव वालों को जल्द से जल्द गांव से निकलने की चेतावनी दे दी गई थी, इसलिए हमने भी गांव छोड़ दिया और यहाँ आ गए। तभी वहाँ पर फाल्गुनी के चाचा रामा आ जाते हैं। अरे भैया, भाभी, आप आइए, अंदर आइए। फिर कुछ देर मनोहर फाल्गुनी के चाचा रामा से बात करता है। अरे भैया, कोई चिंता की बात नहीं है। आप जितने दिन चाहे उतने दिन यहाँ रह सकते हैं। ये भी तो आपका ही घर है। रामा का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, परंतु उसके बिल्कुल विपरीत मीनाक्षी को अपने पति के तरफ के रिश्तेदार बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसलिए जैसे ही मनोहर और सरिता अपनी बेटी के साथ मीनाक्षी के घर आते हैं तो उसका मुंह बन जाता है, और जैसे ही वो रामा को ये बात कहते सुनते हैं कि वो लोग यहाँ कितने भी दिन रह सकते हैं तो उसका पारा चढ़ जाता है, परंतु वो कुछ नहीं कहती। मीनाक्षी की ऐश्वर्या नाम की बेटी थी। ऐश्वर्या भी फाल्गुनी की तरह शादी लायक हो चुकी थी। अब दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं। फिर एक दिन मनोहर रामा से कहता है, रामा, मैंने फाल्गुनी के लिए एक लड़का देखा है। अब देख, गांव में तो बाढ़ आ रखी है। मैं लड़के वालों को वहाँ नहीं ले जा सकता, तो क्या मैं उन्हें यहाँ ले आऊँ? अरे भैया, इसमें पूछने वाली क्या बात है? फाल्गुनी मेरी भी बेटी जैसी ही है। आप उन्हें बिना कोई दिक्कत के यहाँ ले आइए। इसके बाद मनोहर लड़के वालों को रामा के घर बुला लेता है। थोड़ी देर बातचीत के बाद, भाई साहब, खाना पीना तो होता रहेगा, आप लड़की को बुला दीजिए। हाँ हाँ, अभी बुला देता हूँ। अरे फाल्गुनी की माँ, फाल्गुनी को तो ले आओ। मनोहर के कहने पर सरिता फाल्गुनी को लेकर बाहर आती है। जैसे ही लड़का फाल्गुनी को देखता है वो मुंह बना लेता है, और लड़के की माँ को भी फाल्गुनी कुछ खास पसंद नहीं आती। देखिए भाई साहब, आपको कुछ सोच समझकर ही हमारे पास आना चाहिए था। कहाँ मेरा बेटा हीरो जितना खूबसूरत और कहाँ आपकी बेटी। अगर मैं आपकी बेटी को बहू बनाकर अपने घर ले गई तो पूरे मोहल्ले में मेरी खिल्ली उड़ जाएगी। माफ करिएगा, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रसोई में खड़ी मीनाक्षी ये सब देख रही होती है और मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। शक्ल गधों वाली है और रिश्ता ढूंढ रही है राजकुमारों का। मीनाक्षी की ये बात सरिता सुन लेती है, परंतु वो कुछ नहीं कहती। दिन इसी तरह बीतने लगते हैं और फिर एक दिन ऐश्वर्या को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। सच में बहन जी, आपकी बेटी तो चांद का टुकड़ा है। हमें तो आपकी बेटी एक बार में ही पसंद आ गई है। गोपाल, तू बता, तुझे लड़की कैसी लगी? आखिर शादी तो तुझे ही करनी है। माँ, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। भाई, मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। अब आप लोग अपनी राय बताइए। हमें भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है।
मतलब रिश्ता पक्का हो गया। आप लोग रुकिए, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। रिश्ता पक्का होने की खुशी में मीनाक्षी सबको मिठाई खिलाती है और उसके बाद वो मनोहर और सरिता के पास आती है। दीदी, जेठ जी, ये लीजिए, मिठाई खा लीजिए। मेरी ऐश्वर्या का रिश्ता जो तय हो गया है। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों को भी आपकी फाल्गुनी जैसा कोई सांवला सा लड़का मिल ही जाएगा। वैसे आपने मेरी ऐश्वर्या का होने वाला पति देखा, कितना सुंदर है और ऊपर से इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है। मैं तो पहले से ही जानती थी मेरी ऐश्वर्या ऐश करने के लिए ही पैदा हुई है। फाल्गुनी के माता पिता खून का घूंट पीकर रह जाते हैं, परंतु कुछ नहीं कहते। माँ, पापा, आपने चाची जी को कुछ कहा क्यों नहीं? वो आपको इतना कुछ सुनाकर चली गयी। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं उन्हें भी वैसे ही सुना कर आऊँ, जैसे वो आप लोगों को सुना रही थी। ऐसा नहीं कहते बेटा, समय समय की बात है और मैंने और तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हें सिखाया है कि सामने वाला व्यक्ति चाहे जैसा व्यवहार करे, परंतु तुम्हें हमेशा सभ्य रहना है। भगवान सब देख रहा है, वो हमारे साथ इंसाफ जरूर करेगा। अब दिन इसी तरह गुजरने लगते हैं। एक दिन मीनाक्षी और रामा ऐश्वर्या को लेकर लहंगे की शॉपिंग पर जा रहे होते हैं कि तभी रामा की नजर फाल्गुनी पर पड़ जाती है। फाल्गुनी, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम भी ऐश्वर्या की शादी में पहनने के लिए एक अच्छा सा लहंगा ले लेना। नहीं रामा, फाल्गुनी के पास पहनने के लिए बहुत कपड़े हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं अपनी भतीजी को कपड़े दिला रहा हूँ, आप मुझे मना नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, ले जाओ अपनी भतीजी को। ये सब देखकर मीनाक्षी अपना मुंह बना लेती है और फिर वो लोग लहंगे की शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। वो लोग एक बहुत ही बड़ी लहंगे की दुकान में जाते हैं और शॉपिंग करने लगते हैं। जब मीनाक्षी और ऐश्वर्या शॉपिंग कर रहे होते हैं, तभी फाल्गुनी की नजर कोने में पड़े एक लहंगे पर जाती है, जिसके बाद वो एक दुकान वाले को बुलाकर पूछती है, भैया ये लहंगा कितने का है? अरे नहीं मैडम, ये लहंगा बेचने के लिए नहीं है, ये डिफेक्टिव पीस है, इसकी सिलाई निकली हुई है और हम इसे किसी गरीब को देने वाले हैं। अगर ऐसा है तो आप ये लहंगा मुझे दे दीजिए। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, ले जाइए ये लहंगा। इसके बाद वो लोग शॉपिंग खत्म करके घर आ जाते हैं। फाल्गुनी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार एक लहंगा लिया था। इसकी जो सिलाई निकली है वो मैं ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद ये लहंगा मैं ऐश्वर्या की शादी में पहनूंगी। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पास मेरा खुद का एक लहंगा है। इसी खुशी में फाल्गुनी लहंगे गले से लगाकर सो जाती है। फिर सुबह जैसे ही वो उठती है तो खुद को आईने में देखती ही रह जाती है, क्योंकि उसका रंग अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब पहले जैसी काली नहीं रही थी, उसका रंग बहुत साफ हो गया था। यहाँ तक कि वो ऐश्वर्या से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये देखकर न केवल फाल्गुनी बल्कि उसके माता पिता भी हैरान रह जाते हैं। ये सब कैसे हुआ फाल्गुनी? वो तो मुझे भी नहीं पता पापा। मैं जब सुबह उठी तो मैंने अपने आप को शीशे में देखा और तब मुझे पता चला कि मेरा रंग इतना साफ हो गया है। अरे वजह को गोली मारो, मेरी बेटी इतनी सुंदर हो गई है, अब हमें और क्या चाहिए। मीनाक्षी जब फाल्गुनी को देखती है तो वो जलकर राख हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और आखिरकार ऐश्वर्या की शादी का दिन आ जाता है। ऐश्वर्या की शादी वाले दिन फाल्गुनी वही लहंगा पहनती है। उस लहंगे को पहनने के बाद फाल्गुनी और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। जैसे ही वो शादी में आती है, सभी लोग उसे ही देखने लग जाते हैं। यहाँ तक कि गोपाल की माँ की भी नजर ऐश्वर्या से हटकर फाल्गुनी पर चली जाती है और वो मीनाक्षी से कहती है, मीनाक्षी बहन जी, ये तो बहुत ही गलत बात है। घर में इतनी खूबसूरत लड़की थी, इसके बावजूद भी आपने हमें अपनी बेटी ऐश्वर्या से मिलाया। हम नहीं जानते, हमें ये लड़की बहुत पसंद है। अगर हमारा बेटा शादी करेगा तो इसी लड़की से। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। अब या तो बारात वापस जाएगी या इस लड़की को लेकर जाएगी। ना चाहते हुए भी फाल्गुनी की शादी गोपाल से हो जाती है और फिर ऐश्वर्या की जगह फाल्गुनी विदा होकर गोपाल के घर आ जाती है। फाल्गुनी का बड़े ही धूमधाम से स्वागत होता है। कुछ दिन तो फाल्गुनी के अपने ससुराल में बहुत अच्छे बीतते हैं। फाल्गुनी की सास भी फाल्गुनी से बहुत प्यार करती थी, परंतु फाल्गुनी के नंद प्रिया को फाल्गुनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी।
जब से भाभी इस घर में आई है तब से माँ उसके आगे पीछे घूम रही है। मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये सोचकर प्रिया धीरे धीरे करके अपनी माँ के कान भरने लगती है और अपने भाई को भी अपनी भाभी के खिलाफ भड़काने लगती है। पहले तो इस बात का कोई असर नहीं होता, परंतु बार बार पत्थर मारने पर तो मजबूत दीवार पर भी दरार आ जाती है। तो फिर इंसान क्या चीज है। सुन फाल्गुनी, घर के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए मैंने काम वाली को निकाल दिया है। अब घर के सारे काम तू करेगी, और वो भी अकेले, क्योंकि प्रिया तो कॉलेज जाती है और इस उम्र में मुझसे अब काम होगा नहीं। कोई बात नहीं माँ जी, मैं सारे काम कर लूँगी, आप आराम कीजिए। फाल्गुनी, फाल्गुनी! अभी आई गोपाल जी। फाल्गुनी, मैंने यहाँ पर अपनी ऑफिस की इम्पोर्टेंट फाइल रखी थी, मेरी फाइल कहाँ गई? वो तो मैंने आपकी अलमारी में रख दी। मुझे लगा यहाँ रखी रही तो इधर उधर हो जाएगी, इसलिए मैंने आपकी अलमारी में रख दी। पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ, मेरी चीजों को बिना पूछे हाथ मत लगाया करो। ऐसा कहकर गोपाल वहाँ से निकल जाता है। फाल्गुनी सोच में पड़ जाती है। आखिर उसे इतना प्यार करने वाली उसकी सास और उसका पति अचानक से ऐसा व्यवहार क्यों करने लग गए हैं। परंतु अब ये सब रोज होने लगता है, जिससे थक हार कर फाल्गुनी एक दिन अपने कमरे में आकर खूब रोती है। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये लोग मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। हमेशा मुझे कोसते रहते हैं, मुझे गालियाँ देते रहते हैं। पहले तो ये लोग ऐसे नहीं थे, फिर अब क्या हो गया। फाल्गुनी जब ये सब कह रही होती है, तभी उसकी अलमारी में रखा उसकी शादी का लहंगा उड़ते हुए फाल्गुनी के सामने आ जाता है और उस लहंगे में से एक आत्मा बाहर निकलकर आती है। शांत हो जाओ फाल्गुनी, जो भी हो रहा है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये सब तुम्हारी नंद का किया धरा है। तुम कौन हो? मेरा नाम संध्या है। मैं जब जिंदा थी तो मैं भी तुम्हारी ही तरह बहुत काली और बदसूरत दिखती थी। मेरी भी शादी तय नहीं हो रही थी, लेकिन फिर एक दिन एक लड़के ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और मेरी शादी तय हो गई। फिर जब शादी का समय आया तो उस लड़के ने अचानक से मना कर दिया। मैं शादी के जोड़े में तैयार थी। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैंने आत्महत्या कर ली। परंतु उस दिन के बाद से मेरी आत्मा इस लहंगे में बस गई और मैं उन लड़कियों की मदद करने लग गई जिनका रंग सांवला था और वो मेरी जैसी परेशानी से गुजर रही थी। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुमने मेरी मदद की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर अब जो मेरे घर में चल रहा है मैं उसे कैसे ठीक करूं? तुम एक काम करो, तुम आज शाम को ये लहंगा पहन लेना और उसके बाद अपनी सास और अपने पति से प्यार से बात करना। ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके बाद वो दोनों तुम पर कभी गुस्सा नहीं करेंगे, ना ही तुम्हारा अपमान करेंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। इसके बाद संध्या की आत्मा वापस से उस लहंगे में चली जाती है। इसके बाद फाल्गुनी वैसा ही करती है जैसा संध्या की आत्मा ने उसे बताया था और सच में सब कुछ ठीक हो जाता है। गोपाल वापस से फाल्गुनी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगता है और अब फाल्गुनी की सास का भी व्यवहार फाल्गुनी के प्रति अच्छा हो जाता है। मुझे माफ कर दो फाल्गुनी, कितने दिनों से मैं तुम्हें समय ही नहीं दे पा रहा हूँ। आओ बैठो, आज हम दोनों जी भर के बातें करेंगे। ये सब जब प्रिया को पता चलता है तो उसका पारा चढ़ जाता है। इतनी मेहनत करके मैंने भैया और माँ को भाभी के खिलाफ किया था, ये दोनों फिर से ऐसे कैसे हो गए? कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद प्रिया फाल्गुनी पर नजर रखने लगती है और उसे पता चलता है कि ये सब जादुई लहंगे की वजह से हुआ है। इसलिए वो एक रात मौका देखकर फाल्गुनी के लहंगे को चुरा लेती है और उसे अपने कमरे में ले आती है। अच्छा भाभी, तो ये है वो जादुई लहंगा जिसके दम पर आप इतना उछल रही हो। अब से ये लहंगा मेरे पास रहेगा और अब देखती हूँ कि आप क्या करती हो। सुबह होती ही जब फाल्गुनी अपनी अलमारी खोलती है तो अपने जादुई लहंगे को वहाँ ना देखकर परेशान हो जाती है और पूरे घर में उसे ढूंढने लगती है। प्रिया, तुमने मेरे शादी वाला लहंगा देखा है क्या? मुझे क्या पता, मुझसे क्या पूछ रही हैं आप? पता नहीं मेरा लहंगा कहाँ चला गया। वो लहंगा मेरे लिए बहुत कुछ है। मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। अब पुलिस ही मेरा लहंगा ढूंढ कर देगी। प्रिया जब ये बात सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो फाल्गुनी से कहती है, अरे भाभी, आपका लहंगा यहीं कहीं होगा, मैं ढूंढ देती हूँ।
ऐसा कहकर प्रिया लहंगा ढूंढने की एक्टिंग करने लगती है और फिर मौका देखकर स्टोर रूम में चली जाती है और अपने साथ उस जादुई लहंगे को भी छुपाकर वहीं ले जाती है और फिर एक कैंची निकालकर उसे काटने की कोशिश करने लगती है कि तभी वो लहंगा अपनी डोरियों से प्रिया को बांध देता है और उसका दम घुटने लगता है कि तभी वहाँ पर फाल्गुनी आ जाती है और किसी तरह उस लहंगे को प्रिया से अलग करके उसमें आग लगा देती है। आग लगने से वो लहंगा जलकर राख हो जाता है। साथ ही साथ इससे संध्या की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है और वो फाल्गुनी का धन्यवाद करके आसमान में चली जाती है। परंतु अपने जादुई लहंगे को ऐसे देखकर फाल्गुनी टूट जाती है। मेरा प्यारा जादुई लहंगा, मेरी शादी का लहंगा, ये मैंने क्या कर दिया? भाभी, आपने मेरे लिए अपने जादुई लहंगे को आग लगा दी। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और मेरे परिवार का हिस्सा हो और मेरे परिवार को कोई चीज नुकसान पहुंचाए, ये मैं हरगिज नहीं देख सकती, चाहे वो चीज मेरे लिए कितनी भी खास हो। अपनी भाभी की ये बात सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फाल्गुनी को गले लगा लेती है और फिर अपने किए के लिए माफी भी मांगती है। और उस दिन के बाद से दोनों नंद भाभी की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और उस दिन के बाद से वो दोनों एक साथ हंसी खुशी समय बिताने लगती है। ये कहानी गौरी और राधा नाम की दो बहनों की है। जब वो दोनों बहुत छोटी थीं, तभी उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। तब से उन दोनों की जिंदगी तकलीफों से भर गई, क्योंकि उनकी सौतेली माँ रजनी उन पर बहुत जुल्म करती थी। एक सुबह दोनों कुएं से पीने का पानी भरकर लाईं। अचानक उन्हें जोरों की भूख सताने लगी। तभी वो दोनों अपनी सौतेली माँ रजनी से बोली, माँ, बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। काम कुछ किया नहीं और महारानियों को भूख लगने लगी। हाँ माँ, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, भूखे पेट हमसे और काम नहीं होगा। ठीक है, अभी देती हूँ तुम दोनों को खाना। खाना खाकर काम पर लग जाना, समझी? कुछ देर बाद रजनी ने एक थाली में दोनों को खाना दिया। अब जल्दी से खाना ठूसो और काम पर लगो। पर माँ, ये तो जली हुई रोटी है और सब्जी में से भी बास आ रही है। भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम दोनों को जली हुई रोटी और बासी सब्जी खाने को मिल रही है, वरना ये भी तुम्हारे नसीब में नहीं होता। जो मिल रहा है चुपचाप खा लो, वरना भूखे मरो, समझे? माँ, हम तो तुम्हें अपनी माँ मानते हैं, फिर तुम हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, समझी? इस बात को दोनों अच्छी तरह गांठ बांध लो। मैं आराम करने अपने कमरे में जा रही हूँ। खाना खाकर जल्दी से काम पर लग जाओ। ढेर सारे झूठे बर्तन और गंदे कपड़े पड़े हैं, सभी अच्छे से साफ हो जाने चाहिए। इतना कहकर रजनी अपने कमरे में चली गई। गौरी और राधा ने ना चाहते हुए भी जैसे तैसे बासी खाना खाया। उसके बाद घर का सारा काम मिलकर खत्म किया। शाम के वक्त गौरी सौतेली माँ के पास गई और बोली, माँ, हमने सारा काम खत्म कर दिया है, वैसे पिताजी कब लौटेंगे? क्यों, क्या करेगी? बता मुझे, मेरी शिकायत करनी है बाप से। ऐसा क्यों सोचती हो माँ? आज तक हमने कभी पिताजी से आपकी शिकायत की है भला? करना है तो कर, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। वैसे भी तेरे बाप को यहाँ की कोई फिक्र थोड़ी ना है। महीने 2 महीने में एक बार अपनी शक्ल दिखाने आ जाता है। बस घर के सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ते हैं। ऐसा क्यों कहती हो? पिताजी हमारे लिए ही तो दूर शहर में काम कर रहे हैं, उन्हें समय नहीं मिल पाता रोज हमसे मिलने का। बस अपने बाप की तरफदारी मत कर, हाँ? और मेरी बात कान खोल कर सुन ले। कल सुबह जल्दी उठकर जंगल के पास जो नदी है वहाँ से पानी लेकर आना। पर माँ, जंगल में जाने की क्या जरूरत? गांव के पास जो कुआं है, हम वहाँ से पीने का पानी लेकर आ जाएंगे। नहीं, कुएं का पानी बहुत गंदा है, तुम नदी से साफ पानी भर कर लाना। पर जंगल में तो जंगली जानवर होते हैं, हम वहाँ कैसे जाएंगे? जाना तो तुम दोनों को पड़ेगा ही, वरना तुम दोनों की खैर नहीं। अब जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। अगली सुबह उठते ही दोनों बहनें पानी लेने जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल के अंदर पहुँचते ही राधा बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। डर मत राधा, मैं हूँ ना तेरे साथ। भगवान का नाम ले और आगे चल। चलते चलते वो जंगल के काफी अंदर चले गए। तभी उन्हें कल कल बहती हुई एक नदी दिखाई दी। दीदी, आखिरकार हम नदी तक पहुँच ही गए। हाँ चलो राधा, जल्दी से मटके भर लेते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं।
जैसे ही गौरी नदी किनारे पहुंची, अचानक मटका हाथ से छूटकर नदी में बह गया। ओह दीदी, मटका तो नदी में गिर गया। अब हम माँ को क्या कहेंगे? वो तो हमें जान से ही मार डालेगी। हाँ, तुम सही कह रही हो राधा, अब हम क्या करें? वैसे दीदी, मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है। चल पेड़ से तोड़कर फल खाते हैं, उसके बाद सोचते हैं सौतेली माँ की डांट से कैसे बचना है। पर दीदी, यहाँ तो ऐसा कोई पेड़ दिखाई ही नहीं दे रहा जिसमें फल लगे हों। राधा, दिल छोटा मत कर, थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। इतने घने जंगल में किसी न किसी पेड़ पर फल जरूर लगा होगा। इतना कहकर गौरी राधा के साथ जंगल के काफी अंदर चली गई। तभी अचानक से उन्हें अंगूर से बना हुआ घर दिखाई दिया, जिसे देखकर राधा हैरानी से बोली, अरे दीदी देखो, अंगूर से बना हुआ घर। कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? चलो ना दीदी, जल्दी से अंगूर तोड़कर खाते हैं, बड़ी भूख लग रही है। हाँ चल खाते हैं। फिर दोनों बहनें अंगूर तोड़कर खाने लगी। राधा, अंगूर बहुत रसीले हैं ना? हाँ दीदी, मैं तो जी भर कर खाऊंगी, घर जाकर तो खाना मिलने से रहा। दोनों मजे से अंगूर तोड़कर खा ही रही थी कि तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ आई और बोली, आखिर तुम दोनों आ ही गई। आओ आओ मेरे नातिन, आओ अंदर आओ। आप कौन हो अम्मा? तुम दोनों ने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम दोनों की नानी हूँ रे। पर मैं तो अपनी नानी माँ को पहचानती हूँ, आप तो वो नहीं हो। तो क्या तुम सौतेली माँ की माँ हो? सौतेली माँ? ओह हाँ हाँ, मैं उसी की माँ हूँ। अच्छा, तुम दोनों का नाम क्या है? उम्र हो गई है ना, मुझे अब कुछ याद नहीं रहता। नानी माँ, मेरा नाम गौरी है और ये मेरी छोटी बहन राधा है। अरे वाह, कितना प्यारा नाम है तुम दोनों का। आओ आओ, दोनों अंदर आओ। ढेर सारे रसीले अंगूर अंदर भी बहुत रखे हैं। गौरी और राधा बूढ़ी औरत की बात मानकर घर में दाखिल हुए। दोनों ने पेट भर अंगूर खाए और रात को वहीं रुक गए। रात के समय दोनों बहनें आपस में बात कर रही थीं। दीदी, नानी माँ बहुत अच्छी है ना, उन्होंने हमें भरपेट खाने को अंगूर दिया। लेकिन पता नहीं, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। दीदी, तुम भी ना, कैसी बातें कर रही हो? एक तो उन्होंने हमें बड़े प्यार से अंगूर खिलाए और सोने के लिए गद्देदार पलंग दिया। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सो रही हूँ। नींद तो मुझे भी आ रही है, चल मैं भी सो ही जाती हूँ। दोनों जब गहरी नींद में सो गईं, तब आधी रात को बूढ़ी औरत एक चुड़ैल में बदल गई। कल ही इन दोनों को गरम तेल में तल कर खाऊंगी। कितने दिनों बाद मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा, सोचते ही मुंह में पानी आ रहा है। अगली सुबह होते ही गौरी के कानों के पास में किसी की आवाज सुनाई दी। सुनो, जल्दी जागो, तुम दोनों जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। कौन? गौरी ने देखा एक सुनहरी चिड़िया इंसानी भाषा बोल रही है। जल्दी मेरे पीछे आओ, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है, ज्यादा समय नहीं है। गौरी ने राधा को जगाया और फिर चुपचाप सुनहरी चिड़िया के पीछे पीछे चलने लगी। जल्दी जल्दी आओ और थोड़ा दूर चलो मेरे साथ, तुम दोनों को एक राज की बात बतानी है। राज की बात? हाँ, पहले उस झाड़ी के पीछे चलो, वहाँ हमें कोई नहीं देखेगा। चिड़िया उन दोनों को घनी झाड़ियों के पीछे ले गई और बोली, दरअसल मैं एक परी हूँ। कुछ समय पहले मैं घूमते घूमते जंगल में आ गई थी, तभी दुष्ट चुड़ैल ने धोखे से मेरी छड़ी छीन ली और मुझे चिड़िया में बदल दिया, लेकिन वो मुझे कैद नहीं कर पाई। तभी से मैं इस जंगल में भटक रही हूँ। वो चुड़ैल रहती कहाँ है? दुष्ट चुड़ैल वही बूढ़ी औरत है जो अपने आप को तुम्हारी नानी बता रही थी, और वो तुम दोनों को आज तलकर खाने वाली है। अब क्या होगा? ये चुड़ैल तो सौतेली माँ से भी ज्यादा खतरनाक निकली रे बाबा। घबराओ नहीं, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। बस तुम चुड़ैल को मारने में मेरी मदद करो, उसके मरते ही मैं वापस परी बन जाऊंगी। पर कैसे? सुनो बताती हूँ। ये देखो, ये फल उस चुड़ैल को मारने में तुम्हारी मदद करेगा। ये कहते हुए चिड़िया ने झाड़ियों में छुपा कर रखा हुआ एक फल दिखाया। अरे ये कैसा फल है? मैंने ऐसा रंग बिरंगा फल पहले कभी नहीं देखा। इसे सतरंग फल कहते हैं। ये फल बहुत ही जहरीला होता है। मैं इसे नीली घाटी से लेकर आई हूँ।
इसे खाते ही चुड़ैल मर जाएगी। तुम इस फल को उस चुड़ैल को खाने को देना। लेकिन वो चुड़ैल ये फल खाएगी क्या? हाँ, जरूर खाएगी। कहना तुम दोनों इस फल को लेने बिना बताए जंगल आए थे, और ये भी कहना ये हमारी सौतेली माँ के लिए है। इस फल को खाते ही वो सदा के लिए जवान हो जाएगी। क्या वो हमारी बातों पर विश्वास करेगी? हाँ, बिल्कुल करेगी। खुद सदा जवान रहने के लिए वो ये जहरीला फल खुशी खुशी खाएगी, और उसके मरते ही मैं अपने असली रूप में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। अच्छा, आप जल्दी से फल लेकर वापस जाओ, वरना चुड़ैल तुम दोनों को ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगी। चिड़िया से वो सतरंगी फल लेकर गौरी अपनी बहन राधा संग वापस अंगूर घर में लौट आई। उन दोनों को देख बूढ़ी अम्मा यानी चुड़ैल बोली, गौरी, राधा, तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता नहीं क्या, जंगल में खतरनाक जानवर रहते हैं। हमें पता है नानी माँ, हम तो ये फल लाने गए थे। ये भला कौन सा फल है? पहले कभी तो ऐसा फल नहीं देखा। इस फल को हम अपनी सौतेली माँ के लिए लेकर जा रहे हैं। माँ इसे खाएगी तो वो सदा के लिए जवान रहेंगी, कभी बूढ़ी नहीं होंगी। क्या ऐसी बात है क्या? तो अपनी माँ को दूसरा फल लाकर दे देना। इस फल में पहला हक मेरा है। आखिर मैं तुम्हारी नानी माँ हूँ, मुझे भी तो जवान होने दे इसे खाकर। इतना कहकर चुड़ैल यानी बूढ़ी औरत ने गौरी के हाथों से तुरंत वो फल लिया और खाने लगी। फल खाते ही कुछ ही पल में बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ गई और उसका शरीर जलने लगा। कोई बचाओ मुझे, मैं मर गई रे। कुछ ही मिनटों में चुड़ैल जलकर राख के ढेर में बदल गई। तभी वहाँ सुनहरी चिड़िया आ पहुँची और एक सुंदर परी में बदल गई। गौरी, राधा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों सच में बहुत बहादुर हो। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। ये अंगूर का घर अब से तुम्हारा हुआ। इस घर में तुम्हारे जरूरत की सभी चीज मौजूद होगी। अब तुम्हें अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सहना नहीं पड़ेगा। इतना कहकर परी वहाँ से अदृश्य हो गई और दोनों बहनें खुशी खुशी अंगूर के घर में रहने लगी।